नमस्कार, मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे बीते एक वर्ष के महत्वपूर्ण आर्थिक घटनाक्रम के बारे में। तो ये हमने करंट अफेयर्स की एक सीरीज बनाई है जिसमें हम टॉपिक वाइज जो है डिस्कशन अपनी करेंगे। जैसे कि इसमें हम बात करेंगे इकोनॉमिक डेवलपमेंट की, उसके बाद जो है एक लेक्चर में हम केवल साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए करंट अफेयर्स को देखेंगे। इस प्रकार से 2019 के संपूर्ण करंट अफेयर्स और जो है जनवरी तक 2020 तक इसमें जो है हम शामिल करेंगे। इस लेक्चर को शुरू करूं उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि BEO ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर के लिए हमने जो है एक टेस्ट सीरीज बनाई हुई है। काफ़ी लोग इससे जुड़ चुके हैं। इससे पहले हमने जो है PCS के लिए टेस्ट सीरीज बनाई थी और लगभग 84 क्वेश्चंस जो है हमारी टेस्ट सीरीज से एक्चुअल एग्जामिनेशन में देखने को मिला। जल्द ही एक जो है वीडियो बनाएंगे, उसमें उस चीज़ को हम दिखाएंगे कि किस प्रकार से आया। तो हमारा जो अप्रोच रहा है वो टेस्ट के साथ साथ जो है क्रैश कोर्स का अप्रोच रहा है। हम बहुत लंबी लंबी व्याख्याएँ लिखते हैं जिससे जो है एक्चुअल एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और इसलिए अगर आप अपनी टेस्टिंग करना चाहते हैं कि आपकी तैयारी का क्या लेवल है, आप कितना प्रिपेयर हैं एक्चुअल एग्जामिनेशन के लिए, तो भी ये टेस्ट सीरीज आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। उसके अलावा अगर आपके पास बहुत टाइम नहीं है और मोटी मोटी किताबें आप अब नहीं पढ़ सकते, वैसे भी अब एग्जामिनेशन जो है बहुत नज़दीक है, तो आपको जो है इस टेस्ट में जो एक्सप्लेनेशन लिखा गया है उसको जो है आपको पढ़ना चाहिए। तो वो दोनों चीज़ें हैं, हम PDF भी देते हैं। अगर आपको ये टेस्ट सीरीज जो है ज्वाइन करनी है तो उससे पहले आप जो है हमारे मोबाइल ऐप डिकोड एग्जाम का उसे डाउनलोड कर लीजिए। उसमें जो है आप देखेंगे तो एक टेस्ट का ऑप्शन बना हुआ है, उसमें आप जाइए और वहाँ पर आप जो है ऑनलाइन डेमो टेस्ट, एक टेस्ट वहाँ पे जो है फ्री में दिया गया, उसको अटेम्प्ट करिए, उसकी PDF डाउनलोड करिए, उसे अच्छे से चेक करिए। अगर आपको लगता है कि ये जो है आपके लिए हेल्पफुल होगा तो इसको जो है फिर वहीं पर प्रोसेस दिया हुआ है, ज्वाइन करिए। कोई दिक्कत होती है तो ये जो नंबर आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है इस पर व्हाट्सअप करिए या फिर जो है कॉल करिए, आपकी सहायता की जाएगी। ठीक है, तो इतनी बात हुई, अब आगे बढ़ते हैं। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे संपूर्ण एक वर्ष के इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स को, जिसकी शुरुआत हम करना चाहेंगे भारत की GDP विकास दर से। तो जैसा कि आप जान रहे हैं इकोनॉमी स्लो डाउन की काफ़ी जो है चर्चा हो रही है, तो इसलिए सबसे पहले हम GDP की बात करेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र ने जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट में ये बताया है कि मौजूदा वित्त वर्ष यानी 2019-20 में भारत की GDP की जो विकास दर रहने वाली है वो 5.7% रहेगी और अगले वित्त वर्ष में GDP विकास दर 6.6 रहने की उम्मीद है। तो ये बताया गया है वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रॉस्पेक्टस रिपोर्ट में। अब इसके साथ ही जो है वर्ल्ड बैंक ने भी अपना जो है अनुमान जारी किया है। तो वर्ल्ड बैंक का कहना है कि 2020 में भारत की GDP 5% रहेगी और यहाँ पर क्या बताया जा रहा है 5.7%। तो तमाम जो है संस्थाएं हैं इंटरनेशनल भी और देश के अंदर भी, वो अलग अलग अपना अनुमान देती हैं। तो एग्जामिनेशन में ये क्लियरिटी आपको रहे। तो विश्व बैंक ने कहा कि 5% रहेगी और अगले वित्त वर्ष में जो है 5.8% हो जाएगी, ये कहना है विश्व बैंक का। अब अपने देश का CSO क्या कहता है? तो CSO का कहना है कि 2019-20 के लिए सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के प्रथम अग्रिम अनुमान के अनुसार जो अभी आया है, भारत की GDP दर 5% रहने का अनुमान है। ठीक है, 5% जो है रहेगी और ये अनुमान जो है पिछले 2 तिमाहियों पर आधारित है। 2018-19 में GDP विकास दर 6.8% रही। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि इकोनॉमिक कोलैप्स की तरफ बढ़ रही है, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। हाँ, स्लो डाउन है और पूरी दुनिया में जो है स्लो डाउन है इस समय। हम जो है यहाँ पर इसको देख सकते हैं कि ये बताया गया है कि
वैश्विक वृद्धि दर जो है वो 1.8% है। यहाँ पर आप देखिए रिपोर्ट में ये बताया गया है कि 1.8% जो है पूरे विश्व के जीडीपी का जो है विकास दर है। हालांकि इसमें सबसे अच्छा, पूरी दुनिया में सबसे अच्छा कर रहा है पूर्वी एशिया। तो पूर्वी एशिया विश्व का सबसे तेज गति से प्रगति करने वाला क्षेत्र इस समय बना हुआ है। ठीक है, तो ये बात हमने की भारत की अनुमानित जीडीपी विकास दर की। अब देखिए जीडीपी में तो ठीक स्थिति नहीं है, पिछले सालों से अभी जो है इकोनॉमी स्लो हुई है। लेकिन अगर हम बात करें भारत के विदेशी मुद्रा भंडार की, तो ये अपने सर्वोच्च स्तर पर चला गया है। इतना कभी भी भारत का जो है फॉरेन रिजर्व नहीं रहा है। तो कितना हो गया है, तो 58 मिलियन डॉलर इसमें वृद्धि हुई है और कुल हो गया है ये 461.21 अरब डॉलर। तो पूरी दुनिया में अगर हम बात करें विदेशी मुद्रा भंडार के हिसाब से देशों को रैंक करें तो भारत की रैंकिंग इस समय 8वीं है और पहली रैंकिंग जो है चाइना की है। तो काफ़ी ज़्यादा जो है बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार चाइना ने इकट्ठा किया हुआ है। तो चाइना पहले नंबर पे है, भारत 8वें नंबर पे है। ठीक है, अब इसमें जो है विदेशी मुद्रा भंडार में क्या क्या शामिल होता है, तो यहाँ पर वो जो है लिखा गया है। विदेशी मुद्रा, सोना, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, एसडीआर जिसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें जो है इसमें शामिल होती हैं। तो ये एक अच्छी बात है। अगला, अमेरिकी कंपनी अल्फाबेट का मार्केट कैप 1 खरब डॉलर हो गया है। अल्फाबेट जो है गूगल की पेरेंट कंपनी है और अल्फाबेट की स्थापना जो है लेरी पेज और सेग्रे ब्रिन ने की थी 1998 में। इस समय अल्फाबेट के सीईओ हैं भारत के सुंदर पिचई। पहले वो गूगल के सीईओ थे। तो ये जो अल्फाबेट है, जितने भी प्रोडक्ट हैं आप जो देखते हैं वो अल्फाबेट के नीचे आते हैं। तो ये पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट गूगल की। ठीक है, और अभी हाल ही में भारत के सुंदर पिचई जो पहले गूगल के सीईओ थे, उन्हें जो है अल्फाबेट का सीईओ बना दिया गया है। ठीक है, तो ये जो कंपनी है अल्फाबेट, इसका जो है मार्केट कैप 1 खरब डॉलर हो गया है। तो मार्केट कैप क्या होता है, तो एक शेयर का मूल्य, एक शेयर की प्राइस और कितने नंबर ऑफ शेयर्स हैं उनका जो है इनटू बराबर जो है मार्केट कैप। यहाँ पर जो है लिखा गया है कि जिसका व्यापार स्टॉक मार्केट में किया जाता है। मार्केट कैप की गणना कुल शेयर की संख्या को शेयर की वर्तमान कीमत से गुणा करके की जाती है। ठीक है, तो ये जो है अल्फाबेट चौथी कंपनी बन गई है दुनिया की, ये चौथी कंपनी बन गई है, सॉरी अमेरिका की ये चौथी कंपनी बन गई है जो 1 खरब डॉलर को पार कर गई है। इससे पहले एप्पल 2018 में 1 खरब डॉलर की कंपनी बन गई थी और अमेजन भी 2018 में और माइक्रोसॉफ्ट 2019 में इस आंकड़े को पार किया था। तो ये अमेरिका की चौथी कंपनी है। अब आपके लिए एक प्रश्न ये है कि आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि दुनिया की वो पहली कंपनी कौन सी थी जो 1 खरब डॉलर मार्केट कैप का आंकड़ा पार कर गई। ठीक है, तो ये बात हमने कर ली, अल्फाबेट की बात कर ली, बड़ी खबर थी। अब जो है पूर्वोदय स्टील हब की बात कर रहे हैं। तो करीब 14 क्षेत्रों में, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में जो है स्टील हब बनाने का काम किया जा रहा है। उसमें से जो है पूर्वी राज्यों को के विकास हेतु वहाँ रोजगार बढ़ाने के लिए जो है पूर्वोत्तर स्टील हब, और इससे ये माना जा रहा है कि इस स्टील हब से पूर्वी भारत में 2.5 मिलियन नौकरियां, 1 मिलियन में 10 लाख, तो कुल 25 लाख नौकरियां सृजित होंगे। और भारत का जो लक्ष्य है कि 2030 तक भारत 300 मिलियन टन स्टील का उत्पादन करेगा, उस लक्ष्य की जो है इससे प्राप्ति करने का प्रयास किया जा रहा है। अगला, आईसीआईसीआई बैंक ने शुरू की एटीएम से कार्डलेस निकासी की सुविधा। तो अभी तक हम क्या करते थे, अभी तक हम एटीएम में जाते हैं, डेबिट कार्ड इंसर्ट करते हैं, उसके बाद जो है हम कैश विड्रा कर पाते हैं। लेकिन अब जो है आईसीआईसीआई बैंक ने ये सुविधा दी है कि आप बिना कार्ड के ही केवल उनके मोबाइल ऐप के माध्यम से आप एटीएम से पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आईसीआईसीआई मोबाइल ऐप की मदद से अपने ट्रांजैक्शन को पूरा किया जा सकता है। ये इसका पूरा क्या नाम है, तो इसका पूरा नाम है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट
कारपोरेशन ऑफ इंडिया, ICICI, ठीक है। 1955 में यह स्थापित हुआ, बाद में रिस्ट्रक्चरिंग इसकी हुई 1994 में। इसका मुख्यालय है बंबई में और इस समय वर्तमान में 19 देशों में कार्यरत है। अब आगे बढ़ते हैं। तो फास्टैग की काफ़ी चर्चा हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि फास्टैग क्या है। तो जैसे अभी तक हम जो हाईवेज पर टोल बने हुए हैं वहाँ पर मैनुअल प्रोसेस था, कार रोकिए, फिर जो चार्जेस है उसको जमा करिए, एक पर्ची आपको मिलेगी तो आप आगे बढ़ेंगे। इससे क्या होता था कि घंटों घंटों जाम लगता था टोल प्लाजाओं पर। तो फास्टैग की स्कीम लाया गया। फास्टैग में क्या है कि जो है आपकी कार गुजरी, आपका ट्रक गुजरा, आपकी बस गुजरी और जो है वो बैंक से पूरा अकाउंट लिंक्ड है, वो जितना भी टैक्स चार्जेस होगा उस टोल प्लाजा का वो अपने आप कट जाएगा। इसमें जो है गाड़ी रोकने की ज़रूरत नहीं, आप बस उसके नीचे से टोल प्लाजा, टोल बूथ जो होता है उसके नीचे से आपकी गाड़ी क्रॉस की और पैसा अपने आप कट गया, ठीक है। तो ये योजना बनाई गई। तो फास्टैग क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण प्रणाली है। इसका संचालन राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण NHI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रहा है। फास्टैग के द्वारा टोल प्लाजा में बिना रुके ही व्यक्ति के खाते से टोल चार्ज अपने आप कट जाएगा और गाड़ी रोकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसा कि मैंने बताया। तो ये जो है कॉमन सर्विस सेंटर ने फास्टैग के विक्रय के लिए पेटीएम पेमेंट बैंक के साथ साझेदारी की है। आगे बढ़ते हैं। NTPC ने यह तय किया है कि वो 50,000 करोड़ रुपए सौर ऊर्जा के क्षेत्र के लिए जो है खर्च करेगी और 2022 तक ये 10 गीगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन करना चाहती है। ये इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करके बहुत ज़्यादा बात हो रही है 10 गीगावाट की, ठीक है। भारत का लक्ष्य है कि 175 गीगावाट स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है इस वर्ष के अंत तक, 2020 के अंत तक जो है। और ये पैसा कैसे आएगा? तो ग्रीन ब्रांड्स का उपयोग स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसी के माध्यम से जो है इसको लाना है। इसकी आधिकारिक फंडिंग ग्रीन ब्रांड्स के द्वारा की जानी है। तो ये एक अच्छी पहल है। आगे तो फिक्की की अध्यक्षा बनी हैं संगीता रेड्डी, ठीक है। तो संगीता रेड्डी फिक्की की नई अध्यक्षा बन गई हैं और इन्होंने किसका स्थान लिया? तो इन्होंने संदीप सोमानी का स्थान लिया। फिक्की क्या है? तो फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इसकी स्थापना किया था 1927 में घनश्याम दास बिरला ने। यह गैर सरकारी और गैर लाभकारी एक व्यावसायिक संस्था है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो नेफ्ट की सुविधा को 24/7 कर दिया गया है। अभी तक जो है जो नेफ्ट की सुविधा होती थी वो केवल और केवल जो है जब वर्किंग डे होता था, वर्किंग आवर होता था बैंकों का, तभी तक होती थी। अब इसको जो है 24/7 कर दिया गया है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है लेन देन हो इस माध्यम से, इसके लिए। और अभी कुछ ही महीने पहले हमने न्यूज़ में ये पढ़ा कि नेफ्ट पर जो चार्ज वसूला जाता था उसको भी सरकार ने जो है समाप्त कर दिया, ठीक है। तो मासातसुको असाकावा ADB के नए अध्यक्ष बन गए हैं। ऐसे जो है विभिन्न जो संस्थाएं हैं उनके अध्यक्षों को पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए हमने इसको लिया है। तो एशियाई विकास बैंक, एशियाई डेवलपमेंट बैंक के नए अध्यक्ष ये बने हैं और ये किसका स्थान लेंगे? तो ताकेहिको नाकाओ का ये स्थान लेंगे, ठीक है। ये ADB की स्थापना हुई 1966 में और इसका मुख्यालय है मनीला, फिलीपींस में। तो भारत में पहली बार बायो इंडिया समिट का आयोजन किया गया 21 से 23 नवंबर 2019 के बीच। और कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। तो यह स्थान को याद रखना जो है जरूरी होता है, स्थान पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो 21 से 23 नवंबर 2019 के बीच में जो है इसे किया गया और इसमें जो है इसका आयोजन बराक और विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा किया गया। इसमें जो है 250 से अधिक स्टार्टअप्स, केंद्र और राज्यों की नियामक संस्थाओं ने लगभग 3500 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। तो बायोटेक का जो क्षेत्र है इसे जो है लक्ष्य रखा गया है मोदी सरकार द्वारा
5 ट्रिलियन इकोनॉमी कि भारत को बनाना है, उसमें जो है बायोटेक से बहुत ज़्यादा जो है उम्मीद है, बायोटेक्नोलॉजी। अब बात करते हैं, फॉर्च्यून पत्रिका में भारतीय मूल के सत्या नडेला को बेस्ट सीईओ माना गया है। तो जो है फॉर्च्यून की बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर 2019 की जो सूची जारी हुई है उसमें 20 सर्वश्रेष्ठ सीईओ को शामिल किया गया है और इस सूची में माइक्रोसॉफ्ट के भारतीय मूल के सीईओ सत्या नडेला पहले स्थान पर हैं। तो इन्हें सबसे अच्छा सीईओ माना गया है। सत्या नडेला भारतीय मूल के हैं, इस समय जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। ठीक है। अमेजन ने भारत में लॉन्च किया प्रोजेक्ट जीरो। जैसा कि आप जानते हैं, अमेजन हो, फ्लिपकार्ट हो, बहुत सारे जो है नकली प्रोडक्ट भी जो है वहाँ पर सेल किए जाते हैं। दिखाया कुछ जाता है, आपके घर वो पहुँचता है तो कुछ दूसरी चीज़ होती है। इस पर काफ़ी मेमे भी बनता है। तो उस चीज़ को जो है ठीक से ऑब्जर्व करके उसे दूर करने के लिए अमेजन ने प्रोजेक्ट जीरो लॉन्च किया है। तो ई कॉमर्स कंपनी अमेजन को भारत में अपने प्लेटफॉर्म पर नकली सामान पर रोक लगाने के लिए प्रोजेक्ट जीरो लॉन्च किया है। इस पहल के तहत नकली सामान की पहचान के लिए नए मैकेनिज्म व टूल इस्तेमाल किए जाएंगे। अमेरिका, जापान और यूरोप में जो है ये पहले से ही किया जा चुका है। ठीक है, तो ये इससे जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ते हैं, भारत आसियान बिजनेस समिट। तो भारत आसियान बिजनेस समिट जो है आयोजित की गई। अब जो है काफ़ी डाटा इसमें दिया गया है। ये मनीला में हुई जो है, ये चौथा भारत आसियान बिजनेस समिट था। भारत आसियान व्यापार में 29% की वृद्धि हुई है और कुल 96.79 अरब डॉलर का व्यापार हुआ है। और सबसे महत्वपूर्ण, आसियान में 10 दक्षिण पूर्वी एशियाई देश हैं जिनका जो है ये नाम लिखा हुआ है। आगे, गुजरात में विश्व के पहले CNG पोर्ट टर्मिनल का निर्माण। ठीक है, तो परियोजना के लिए गुजरात सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस पोर्ट टर्मिनल के निर्माण के लिए 2019 में वाइब्रेंट गुजरात समिट के दौरान गुजरात मेरीटाइम बोर्ड ने यूके बेस्ड फोरसाइट ग्रुप के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए थे। अभी जो है इस बंदरगाह की जो क्षमता है वो 3 मिलियन मीट्रिक टन है प्रतिवर्ष और इसके बाद ये जो है 9 मिलियन मीट्रिक टन पर एनम हो जाएगी। तो स्टार्टअप्स की शिकायतों के लिए जो है एक सेल बना दिया गया है। कहाँ पर? केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT के द्वारा। इस सेल में 5 सदस्य होंगे जो एंजल टैक्स, ठीक है, और अन्य कर संबंधित मुद्दों पर स्टार्टअप की सहायता करेंगे। प्रोजेक्ट श्योर सस्टेनेबल रिजोल्यूशन वस्त्र उद्योग द्वारा शुरू किया गया है। इसका क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य है सतत फैशन की ओर अग्रसर होने के लिए और स्वच्छ पर्यावरण को बढ़ावा देना। प्रोजेक्ट को भारतीय कपड़ा निर्माता संघ, भारत में संयुक्त राष्ट्र संघ, IMG, रिलायंस तथा लैक्मे फैशन वीक के आयोजनकर्ताओं द्वारा लॉन्च किया गया है। इससे वस्त्र उद्योग कार्बन उत्सर्जन को कम करने, कचरा प्रबंधन तथा कुशलता में वृद्धि करने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है प्रोजेक्ट श्योर। आगे आते हैं तो FDI में भारत 10 शीर्ष देशों में शामिल हो गया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिन विश्व के देशों में पहुंचा उस सूची में भारत जो है टॉप 10 में शामिल है। तो देखते हैं, तो अनटार्ड ने जो है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट जारी किया है और इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 में वैश्विक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ग्लोबल FDI 1.39 ट्रिलियन डॉलर था। 2018 के मुकाबले जो है हम देखें तो इसमें 1% की कमी आई है। ग्लोबल की बात की जा रही है। ठीक है, भारत में क्या स्थिति रही? तो भारत में 2019 में 49 अरब डॉलर का FDI प्राप्त हुआ है और 2018 में के मुकाबले 16% की वृद्धि हुई है। तो 2019 में ज़्यादा FDI आया है, 2018 की अपेक्षा में कितना ज़्यादा आया है? 16% ज़्यादा आया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो भारत को जो है ये माना गया है
कि भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब है। नेस्कॉम की रिपोर्ट में यह माना गया है। तो नेस्कॉम की रिपोर्ट के मुताबिक भारत चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन गया है। 2019 में भारत में 1300 से अधिक नए स्टार्टअप्स उत्पन्न हुए। अनुमान ये लगाया जा रहा है कि ये जो है और भी बढ़ने वाले हैं। अब इसमें जो है किस प्रकार से नौकरियों का सृजन हो रहा है, नए नए स्टार्टअप से जो है बेरोजगारी कैसे कम हो रही है, तो ये बताया गया कि 2019 में स्टार्टअप से 14 से 16 लाख अप्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन हुआ। 2025 में 39 से 44 लाख तक इसे पहुंचने की उम्मीद है और 2025 तक भारतीय स्टार्टअप्स की संख्या 4 से 5 गुना अधिक होने का अनुमान है मौजूदा समय से। ठीक है, हालांकि सारे स्टार्टअप्स वीसीस के पैसे से चल रहे हैं। आप देखेंगे स्टार्टअप्स की स्थिति तो 3 साल 4 साल से जो है वो घाटे में ही जा रहे हैं। लगभग ज़्यादातर स्टार्टअप्स की यही स्थिति है। अब ये क्या होगा जो अमेरिका में 2008 में हुआ, पूरा जो है हाउसिंग का जो मामला था कोलैप्स कर गया, वैसा होने वाला है क्या कुछ। जितने भी स्टार्टअप्स को देखेंगे आप जो है जितना रेवेन्यू आ रहा है उससे ज़्यादा लॉस हो रहा है। लेकिन उनका ये तर्क है कि हम अपने जो है काम को बड़ा कर रहे हैं, हम एक मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं, जिस दिन हम पैसा कमाना चाहेंगे हम कमा लेंगे। ठीक है, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज नेस्कॉम, तो हमने नेस्कॉम की बात की, तो ये क्या है उसकी बात करें तो आईटी और बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बीपीओ उद्योग का वैश्विक, देखिए ध्यान दीजिए, भारत का नहीं है, ये वैश्विक गैर लाभकारी व्यापार संगठन है। यह सॉफ्टवेयर और सेवाओं में व्यापार की सुविधा प्रदान करता है और सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी में शोध प्रगतियों को प्रोत्साहित करता है। आगे बढ़ते हैं तो आर्थिक सलाह परिषद का पुनर्गठन किया गया है, रिस्ट्रक्चरिंग इसकी की गई है। ठीक है, प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल की, और ये जो है 26 सितंबर से प्रभावी हुआ। 2 वर्ष के लिए ये किया गया है। परिषद के अध्यक्ष हैं डॉक्टर विवेक देबराय, सदस्य सचिव हैं रतन पी वाटल, और इन दोनों लोगों का जो पुनर्गठन हुआ है उसमें पद बरकरार रखा गया है। ये जो प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद है ये एक संविधानेतर संस्था है, यानी जो है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में कुछ नहीं लिखा गया है और ये अस्थायी स्वायत्त निकाय है। सरकार को, विशेष करके प्रधानमंत्री को ये सलाह देती है और ऐसी परिषद का गठन विभिन्न सरकारों द्वारा समय समय पर किया जाता है। डॉक्टर विवेक देबराय की अध्यक्षता में इस परिषद का गठन जो है सितंबर 2017 में किया गया 2 वर्ष के लिए, और इसका पुनर्गठन 2019 में किया गया। ठीक है, सरकारी बैंकों का विलय, तो ये जैसा कि आप जान रहे हैं ये बहुत पहले की खबर है, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे कहा कि बीते 1 वर्ष का पूरा हम देखने वाले हैं, तो ये जो है पिछले वर्ष में ही हुआ है, 2019 में ही हुआ है, तो हम इसकी भी बात करेंगे। ठीक है, तो 10 सरकारी बैंकों का विलय किया गया और 4 बड़े बैंक जो है बनाने की घोषणा की गई। इसमें कौन कौन बैंक शामिल है तो पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किया गया। ठीक है, तो एसबीआई के बाद जो है पंजाब नेशनल बैंक भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो है बैंक हो जाएगा, करीब करीब 18 लाख करोड़ के कारोबार के साथ। कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक का विलय किया गया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में आंध्रा बैंक और कॉरपोरेशन बैंक का विलय किया गया। इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक का विलय किया गया। तो भारत में कारोबारी लिहाज से सबसे बड़ा बैंक जो है एसबीआई है, 52 लाख करोड़ जो है इसका कारोबार है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रोजेक्ट इनसाइट की। तो केंद्रीय वित्त मंत्रालय द्वारा उच्च मूल्य के लेन देन की निगरानी करने और काले धन के प्रचलन को रोकने के उद्देश्य से प्रौद्योगिकी का उपयोग कर अपराधी का पता लगाने के लिए प्रोजेक्ट इनसाइट को 1 अप्रैल 2019 से लागू किया गया। ठीक है, तो इसमें जो है सोशल साइट्सों के माध्यम से सूचनाओं का जो है विश्लेषण किया जाएगा।
किसी व्यक्ति ने क्या घोषित किया हुआ है अपनी आमदनी, उसकी खर्च की क्या जो है प्रवृत्ति है, कितना खर्च कर रहा है, जितना ज़्यादा हो सके इसके माध्यम से निगरानी में रखा जाएगा, ताकि कम से कम जो है टैक्स की चोरी देश में हो। आगे बढ़ते हैं। तो धन प्रेषण के मामले में जो है भारत पहले स्थान पर आ गया है। ठीक है, तो जैसे जो भी भारतीय नागरिक विदेशों में रहते हैं और वहाँ से भारत में धन भेजते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में रेमिटेंस कहते हैं, धन प्रेषण। तो उस मामले में तो हर देश के लोग अलग अलग देशों में रहते हैं, तो भारत के लोग इस समय सबसे ज़्यादा रेमिटेंस भारत को भेज रहे हैं। पहले स्थान पे भारत आ गया है। ठीक है, तो कितना भेज रहे हैं, 80 अरब डॉलर धन प्रेषण के साथ पहले स्थान पर भारत आ गया है। यहाँ 80 अरब डॉलर जो है धन प्रेषण किया गया। चीन दूसरे स्थान पर है और मैक्सिको तीसरे स्थान पर है। ठीक है, और सोने के भंडार के मामले में भी भारत जो है दुनिया के 10 शीर्ष देशों में शामिल हो गया है। तो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार अगस्त 2019 तक सोने के भंडार के मामले में 612.5 टन के साथ शीर्ष 10 देशों में भारत शामिल हो गया है। हालांकि शीर्ष 10 देशों में शामिल हो गया है भारत, लेकिन जो है इसके ऊपर के जो देश हैं उनसे भारत का आंकड़ा बहुत कम है। अब जैसे अगर आप देखें तो अमेरिका के पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका को देखें तो 8,133 टन के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका नंबर 1 पर है, और यहीं भारत जो है 612। देख रहे हैं दोनों में कितना डिफरेंस है। उसके बाद अगर जर्मनी की बात करें तो 3366, उसके बाद जो है इटली की बात करें तो इस फिगर को आप मैच करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ठीक है हम दुनिया के 10 देशों में शामिल हैं, लेकिन फिर भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है। आगे बढ़ते हैं। तो यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरब ने एक डिजिटल संयुक्त करेंसी लॉन्च की है, जिसका नाम इन्होंने रखा है अबर। इसका नाम रखा गया है, तो ये डिजिटल करेंसी है। अगर आ जाए कि अबर क्या है, तो ये एक डिजिटल करेंसी है यूएई और सऊदी अरब की, और इस संयुक्त करेंसी का उपयोग दोनों देश के मध्य ब्लॉकचेन तथा डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी के बीच वित्तीय भुगतान के लिए किया जाएगा। अगला, देश का पहला कैशलेस गांव। तो एक गांव भारत का जो है कैशलेस हो गया है, और वो गांव है महाराष्ट्र के ठाणे जिले में स्थित धसई गांव। तो ये पहला भारत का कैशलेस गांव बन गया है। इस गांव की जनसंख्या 15,000 है। इसमें सभी वयस्कों के पास डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है, और गांव में 40 से अधिक स्वाइप मशीनें लगी हुई हैं। तो अब कोई जो है कैश में ट्रांजैक्शन नहीं करता है। ठीक, डेबिट कार्ड दे दिया, क्रेडिट कार्ड दे दिया और स्वाइप हो गया और उसका काम हो गया। आगे बढ़ते हैं। 7वीं आर्थिक जो है गणना की शुरुआत हो गई है। तो जुलाई 2019 को त्रिपुरा से भारत की 7वीं आर्थिक गणना शुरू की गई। यह सर्वेक्षण सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय मोस्पी द्वारा पूरा कराया जाता है। तो कौन करता है 7वीं आर्थिक गणना, उसको याद रखना है, कब शुरू हुई उसको रखना है, और इसमें क्या क्या शामिल होता है, क्या क्या गिनते हैं। तो इसमें सभी उद्यमशील और वाणिज्यिक इकाइयों को की गिनती होती है जो किसी भी आर्थिक गतिविधि में शामिल हैं। 6वीं आर्थिक गणना यानी इससे पिछले वाली ये वर्ष 2013 में हुई थी, जबकि पहली आर्थिक गणना वर्ष 1977 में हुई थी। आगे बढ़ते हैं। तो HPCL और PGCIL को महारत्न कंपनी का जो है दर्जा दे दिया गया है। तो कुल 4 कैटेगरी होती है जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जो पब्लिक सेक्टर की कंपनियां हैं, उनका 4 जो है स्ट्रक्चर होता है। महारत्न सबसे बड़ा, नवरत्न, उसके बाद मिनी रत्न कैटेगरी 1 और मिनी रत्न कैटेगरी 2। तो 2 कंपनियां जो है महारत्ना में आ गई हैं। तो अब कुल जो है 10 कंपनियां हो गई हैं महारत्ना में जो है, जैसे कोल इंडिया, गेल इंडिया, NTPC, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और जो है ये HPCL और PGCIL, ये महारत्न का दर्जा है। ये
जो है सरकारी कंपनियों को 4 प्रकार के दर्जे में रखा जाता है। उस जो है स्टेज पर पहुंचने के लिए तमाम जो है शर्तें हैं कि आपका इतना कारोबार होना चाहिए, आपका इतना प्रॉफिट होना चाहिए। अगर आप उसे फुलफिल करते हैं तो आप इस कैटेगरी में जाते हैं, और इस कैटेगरी में अगर आप चले गए तो आपको बहुत सारे राइट्स मिलते हैं, ठीक है, और इसे सम्मानजनक माना जाता है। तो HPCL और PGCIL महारत्न कंपनी बन गई। तो केंद्र सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनी हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और विद्युत पारेषण कंपनी पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया गया है। अब देश में महारत्न कंपनियों की संख्या 10 हो गई है, नवरत्न कंपनियों की संख्या 14 है, और मिनी रत्न कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 दोनों को मिलाकर के 73, ठीक है। अब बात करते हैं वन नेशन वन राशन कार्ड की बात करते हैं। इसकी भी काफ़ी चर्चा रही जो है। तो यह योजना शुरुआती तौर पर जो है 4 राज्य भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में लागू की गई है, और ये लक्ष्य रखा गया है कि इसे 30 जून 2020 तक पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा। क्या है इसमें? तो इस योजना के अंतर्गत अपने राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करवाने के बाद देश के किसी भी राज्य के सार्वजनिक वितरण प्रणाली PDS पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दुकान से राशन लेना आसान हो जाएगा। अभी तक क्या था कि अगर आप किसी गांव में रहते हैं, वहां आपका राशन कार्ड बना हुआ है, तो उस गांव के लिए जो ये फेयर शॉप, उचित मूल्य की दुकानें जो हैं, वहीं से आप ले सकते थे। आप शहर में चले गए तो भी नहीं ले सकते थे, स्टेट बदलने की तो बात ही नहीं। तो ये सारी जो है दिक्कतों को इसके माध्यम से दूर किया गया है। काफ़ी जो है सराहनीय पहल है। अब ये भी चर्चा में काफ़ी खबर रही, हालांकि ये मई 2019 की बात है। मसाला बांड में प्रवेश करने वाला पहला राज्य बन गया है केरल, ठीक है। हमारे टेस्ट सीरीज में भी ये प्रश्न 2-3 बार आया। तो केरल इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड KIIF ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज में 2150 करोड़ रुपए का मसाला बांड जारी किया है, और इस बांड पर निश्चित कूपन दर 9.723% है, और इसकी अवधि होगी 5 वर्ष, ठीक है। अब ये KIIFB क्या है, इसको हम जान ले। तो ये जो है केरल सरकार का वित्तीय संस्थान है, और इसका मुख्य कार्य राज्य के राजस्व को बढ़ाने के अतिरिक्त अधोसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए फंड की व्यवस्था करना है। अब ये मसाला बांड क्या है? तो मसाला बांड की खासियत ये है कि ये भारतीय रुपए में जारी किया जाता है, ठीक है, और ये एक ऋण पत्र है जिसके द्वारा भारतीय इकाइयां विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय भारतीय रुपए में निवेश प्राप्त करती हैं, ठीक है। इससे क्या होता है? तो रुपए में बांड जारी होने से मुद्रा के मूल्य में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव जारीकर्ता और निवेशक दोनों पर नहीं पड़ता। अगर आप विदेशों में डॉलर में निकालेंगे बांड, तो डॉलर और रुपए का मूल्य कैसे बदल रहा है वो जो है उसमें एक विषय होगा, लेकिन अगर रुपए में ही है तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। आगे तो भारत में पिछले 10 वर्ष में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकाल लिए गए। इस पर जो है एक पूरा हम लोगों ने जो है वीडियो बनाया हुआ है, इसी चैनल पर वो जो है अपलोड किया गया है। तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव OPHI द्वारा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स MPI यानी बहुआयामी गरीबी सूचकांक के अनुसार ये बताया गया कि 2006 से 2016 के मध्य 27.10 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकलने में सफल हुए। तो ये जो MPI है गरीबी का निर्धारण करने का सबसे बेहतर माध्यम इसी को मानते हैं, क्योंकि इसमें केवल और केवल जो है भोजन और एक निश्चित आय की बात नहीं होती है। जैसे वर्ल्ड बैंक ने कह दिया कि $1 प्रति व्यक्ति जो खर्च कर लेता है वो गरीब है या नहीं है, या फिर भारत में तो जो है काफ़ी तरीके से जो है गरीबी निर्धारण का था, बाद में 27 रुपये वाला जो पूरा विवाद चला आप जानते ही हैं। लेकिन MPI जो है 3 संकेतकों के
साथ 10 पैरामीटर जो है अपनाता है। यानी उसमें क्या क्या होता है, स्वास्थ्य होता है, इस बार पीसीएस में प्रश्न भी था, स्वास्थ्य होता है, शिक्षा होता है, और रहन सहन का स्तर क्या होता है, छत है कि नहीं है, विद्यालय में जो है घर का बच्चा जा रहा है या नहीं जा रहा है, चिकित्सा सुविधा किस प्रकार से उपलब्ध है, ऐसे 10 पैरामीटर्स हैं उसमें। ठीक है, तो इसे सबसे बेहतर माना जाता है। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत के झारखंड राज्य में सर्वाधिक सुधार हुआ है। तो सबसे अच्छा भारत में काम किस राज्य ने किया है, वो झारखंड है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्तमान में एमपीआई को विश्व में गरीबी के आकलन का सबसे उपयुक्त मापदंड माना जाता है। इसमें 3 आयामों को कुल 10 सूचकांकों में विभाजित किया जाता है। तो स्वास्थ्य की खराब स्थिति, कामकाज की खराब गुणवत्ता, हिंसा का खतरा जैसे कई संकेतकों को आधार बनाया जाता है। ये कुल जो है 3 संकेतक हैं और 10 पैरामीटर इसका होता है। ठीक है, अब देखिए ब्रांड फाइनेंस 100 रिपोर्ट 2019 ये क्या बता रही है। तो इंग्लैंड स्थित ब्रांड फाइनेंस की सूची 16 जुलाई 2019 को ये प्रकाशित हुई। में टाटा ग्रुप भारत में लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष स्थान पर काबिज है। इसका शीर्षक क्या रहा, ये रिपोर्ट जो आई इसकी हेडिंग क्या रही, तो वो रहा जो है ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 2090 इसका शीर्षक रहा। और इस रिपोर्ट के अनुसार टाटा ब्रांड के मूल्य में 37% की वृद्धि हुई है और टाटा ब्रांड 19.6 अरब डॉलर पर पहुंच गया है। और इस सूची में LIC दूसरे और इन्फोसिस तीसरे स्थान पर है। इसी के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा LPG उपभोक्ताओं का देश बन गया है, खास करके उज्ज्वला के बाद। ठीक है, तो भारत 2.25 करोड़ टन की खपत के साथ दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा LPG उपभोक्ता देश बन गया है और वर्तमान में चीन पहले नंबर पे है। ठीक है, तो इस प्रकार से पूरे एक वर्ष के जो महत्वपूर्ण मुद्दे रहे इकोनॉमी से जुड़े हुए, उन्हें हमने जो है देखा। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा। तो मिलता हूँ इसी तरह के किसी अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।